नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि परिक्रमा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे कृषि गतिविधि भाग से। 1 फरवरी को जब निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट पेश किया गया तो उसमें किसानों के हितों के संबंध में कई तरह की बातें कही गई और उसी के अंदर कृषि के क्षेत्र में जो ऋण दिया जाता है उसके लक्ष्य को बढ़ाया गया है। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। एक फरवरी को केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पहला डिजिटल केंद्रीय बजट पेश किया। ये इस दशक का पहला बजट था। बजट में कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए कुछ और कदम उठाए गए हैं। आम बजट में आत्मनिर्भरता का ध्येय निहित है और कोरोना संकट काल के बाद राष्ट्र को मजबूती से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए समुचित प्रयास और प्रावधान किए गए हैं। साल 2021-22 का बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। इन स्तंभों में स्वास्थ्य और खुशहाली, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, नवाचार और अनुसंधान व विकास एवं न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन को शामिल किया गया है। सरकार किसानों के कल्याण के लिए शुरुआत से ही प्रतिबद्ध रही है। इसकी झलक संसद में पेश किए गए बजट 2021-22 में भी दिखी। किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 21-22 में कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि हम पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यानी सरकार ने पशुपालन, डेयरी और मछली पालन से जुड़े किसानों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस किया है। किसानों को खेती से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। ऐसे में किसानों को सरकार की ओर से कृषि ऋण की सुविधा दी जाती है। देश के किसानों को पर्याप्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने और अधिक से अधिक किसानों तक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पहुंचाने के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को 15 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। सरकार ने मई 2020 में मछुआरों और पशुपालन उद्योग से जुड़े कृषक समेत 2.5 करोड़ किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए का रियायती कर्ज देने की घोषणा की थी। आइए कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में बढ़ते हैं आगे और अब हम बात करते हैं हमारे आज के कृषि साहित्यिक गतिविधि भाग के बारे में, जिसमें आज हम एक पुस्तक पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद रहेंगी हमारी सहयोगी मोनालिसा। तो आइए देखते हैं इस बातचीत की एक झलक। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जयदीप रोकड़े, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर जयदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर जयदीप से आज हम खास तौर पर उनके संस्थान द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि है नेटिव चिकन एंड रूरल पोल्ट्री प्रोडक्शन। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये किताब आप दिखाएं और बताएं इसकी खासियत के बारे में। खासतौर पर सबसे पहले इनके लेखक का परिचय हम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सभी किसान भाइयों। तो ये किताब है जो कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली से प्रकाशित होती है और जिसका नाम है नेटिव चिकन एंड रूरल पोल्ट्री प्रोडक्शन। और इस किताब को लिखा है डॉक्टर चंद्रहास। डॉक्टर चंद्रहास हमारे संस्थान में प्रधान वैज्ञानिक है और वो जो बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग है, जो पारिवारिक मुर्गी पालन है, उसके एक्सपर्ट माने जाते हैं और इनका काफी लंबा अनुभव है इस क्षेत्र में। और इसी के साथ इन्होंने बैकयार्ड के लिए एक मॉडल भी डेवलप किया है कि कैसे आप पारिवारिक मुर्गी पालन करके आपकी आय में वृद्धि कर सकते हैं और किस हिसाब से आप अपनी जो
सामाजिक और इकोनॉमिकल स्तर है उसको बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इस किताब का विचार कैसे आया उन्हें और क्या खासियत है, खासतौर पे नेटिव चिकन का जिक्र इसमें किया गया है, तो क्या इसमें संभावनाएं हैं? हाँ जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये किताब लिखने का ख्याल उनके मन में इसलिए आया था कि जैसे आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है या हमारा जो भारत सरकार है, उनका जो एक पहले उनका जो सपना है कि किसान की आय हमें दुगनी करनी है 2022 तक और भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो इस श्रृंखला में जो मुर्गी पालन सबसे इम्पोर्टेंट पारिवारिक मुर्गी पालन बहुत ही अच्छी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि आपको जैसे पता है अगर आपको भूख, गरीबी और कुपोषण से अगर जंग जीतनी है तो पारिवारिक मुर्गी पालन एक बहुत ही अच्छा अस्त्र है, क्योंकि पारिवारिक मुर्गी पालन से किसान मुर्गी को एटीएम की तरह यूज कर सकता है। डेली वो एक अंडा या चिकन बेच के तो पैसा खरीद कर अपने लिए कमा सकता है और उसी पैसे से अपनी आय वृद्धि कर सकता है। तो ये ध्यान में रखते हुए डॉक्टर चंद्रास जी ने ये सोचा कि पारिवारिक मुर्गी पालन के लिए कोई भी पुस्तिका, मार्गदर्शक पुस्तिका अवेलेबल नहीं है। जो भी बहुत सारी किताबें हैं वो सब व्यवसायिक मुर्गी पालन की थी। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस किताब का निर्माण किया और इस किताब में पारिवारिक मुर्गी पालन के सभी अंग उन्होंने इसके काफी अच्छे से प्रकाश डाला और उनका गुरु मंत्र और इसी के साथ उनका मार्गदर्शन इस किताब में दिया हुआ। बिल्कुल। क्या आप इसके विषय सूची के बारे में भी हमें कुछ बताना चाहेंगे कि खास तौर पर किन किन विषयों को छुआ गया है इस पुस्तक में? जरूर जरूर। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल हम कोरोना के समय से गुजर रहे हैं, तो उसके बाद जो हमारे भारत के लोग हैं उनमें एंटीबायोटिक फ्री और ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि जिस मांस या अंडे बनाते हो किसी एंटीबायोटिक का यूज नहीं किया गया है और उसी के साथ ही अपने नेचुरल हैबिटेट में ऑर्गेनिक तरीके से रखा गया है, उसमें काफी रुचि पैदा हुई थी। तो इस किताब की हेतु भी वही है कि आप अपने घर के पीछे पारिवारिक तरीके से कम संख्या में मुर्गी पालन कैसे कर सकते हैं और उसमें कोई भी एंटीबायोटिक यूज नहीं होगा और जिससे कि आप उस प्रोडक्ट को या उस उत्पाद को काफी अच्छी प्राइस में बेच सकते हैं। दूसरा कि आपके आसपास लोकली उसका खान पान अवेलेबल है, इसको आपको कमर्शियल फीड खरीदने की जरूरत नहीं। जैसे कि ये हुआ काउपी हो गया, लूसन, बरसिन या सहजन, ऐसे जो पत्ते या फूल आपके पास है उसका आप मुर्गियों के खाने में कैसे यूज कर सकते हैं और जो खाने की लागत है उसको कैसे कम कर सकते हैं, ये भी इस किताब में किया है। उसी के साथ जो गांव की मुर्गी पालन है उसमें हमारे किसान भाई वैक्सीनेशन नहीं करते, तो या मेडिकल हेल्थ कैसे उनको लेनी इनके बारे में कम जानकारी होती है। तो इसमें कौन सा वैक्सीन करने की जरूरत है और मेडिकली आपको कैसे ख्याल रखना है कि आपकी मुर्गी का मृत्यु दर कम रहे, जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है पारिवारिक मुर्गी पालन में, उसके बारे में प्रकाश डाला गया है। और अंत में बताना चाहता हूँ कि हमारे संस्थान ने बैकएंड पोल्ट्री के लिए एक मॉडल डेवलप किया है, CRI कैरी मॉडल। उस मॉडल में आपको दिया गया है कि कैसे पारिवारिक मुर्गी पालन में आप उत्पाद भी बढ़ाए और मार्केट में इसको कैसे बेचे। तो पूरे मॉडल की जानकारी भी इस किताब में बहुत विस्तृत रूप से दी गई है। बिल्कुल। ये किताब जो है ये अंग्रेजी में लिखी गई है, क्या हिंदी या दूसरी भाषाओं में भी उपलब्ध है? जो आम किसान है उसको समझ में आने वाली भाषा में क्या ये किताब लिखी गई है? अब फिलहाल अभी ये किताब अंग्रेजी में ही उपलब्ध है और बहुत जल्द हम इसकी ई बुक एक हिंदी में भी बनाएंगे। मैंने जैसे पहले भी कहा कि कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों की रुचि पारिवारिक मुर्गी पालन में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो बहुत जल्द हम इसका ई बुक हिंदी में भी हम इसका रिलीज करेंगे और ये किताब उसमें हिंदी में भी उपलब्ध हो जाएगी। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करते हैं और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथों में ये किताब जाएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें ये भी बता दें कि किस मूल्य पर किसान इसे प्राप्त कर सकते हैं और कहां से प्राप्त कर सकते हैं? तो ये किताब आपको पाने के लिए हमारी जो वेबसाइट है उसको आप गूगल में जाके केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली पे आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी, वहां पे आप ये किताब की डिमांड रख सकते हैं। हम सब लोगों के मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे उसमें पड़े हैं। हम 21 वैज्ञानिक यहाँ पे किसी से भी अगर संपर्क करें या अगर डॉक्टर सागर जो है जो एक्सटेंशन डिवीजन देखते हैं उनसे आप संपर्क करेंगे तो ये किताब अवेलेबल होगी। हम एंड्रॉइड फोन पे भी हमारा ऐप अवेलेबल है, ऐप आप डाउनलोड करके इस किताब की बारे में जानकारी पा सकते हैं और इस किताब को आप पढ़ सकते हैं। ये 75 पेज की किताब है और इसका कुल मूल्य 175 रुपए है और ये किताब
पारिवारिक मुर्गी पालन में बहुत कम किताबें अवेलेबल है, तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि जरूर इसका फायदा उठाएं और इस किताब को आप पढ़ के आपका आय दुगनी करने में और आपका सामाजिक स्तर बढ़ाने में जरूर आप मदद करें। जी बिल्कुल। तो क्या माना जाए कि इस किताब को पढ़कर जो जानकारियां मिलेगी उससे न सिर्फ जो किसान हैं वो खाद्य सुरक्षा उन्हें प्राप्त होगी, पोषण सुरक्षा प्राप्त होगी, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर भी वो तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। ये किताब जो है, इसलिए मैंने कहा कि जो हमारे सरकार की पहल है आत्मनिर्भर भारत और किसान की जो आय वृद्धि करनी है, क्योंकि इस किताब में मैं अंत में एक बार और जोड़ना चाहता हूँ कि हमारा जो किसान भाई है वो जो असील और कड़कनाथ जो मुर्गी है, जो कि पारिवारिक पालन के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मुर्गी मानी गई है, देसी मुर्गी, उसी को पालते हैं। तो उसमें हमें एक साल में ज्यादा से ज्यादा 80 या 100 अंडे मिल सकते हैं। लेकिन हमारे संस्थान ने 2 वैरायटीज डेवलप की है इसकी, जिसका नाम है कैरी श्यामा और कैरी मिर्गी। अगर आप ये मुर्गी पारिवारिक मुर्गी पालन में यूज करेंगे तो आपका अंडे का उत्पादन दुगना हो जाएगा, लगभग 180 अंडे आपको मिलेंगे। और जो खान पान है उतना ही लगेगा जितना खान पान देसी मुर्गी के लिए लगता है। तो इस तरह से बहुत जानकारी इसमें दी हुई, जिससे कि बहुत आसानी से आपकी आय बढ़ सकती है। बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम जानकारियां यहाँ पर दी है डॉक्टर जयदीप। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी किसान हैं वो कृषि के अलावा संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ना चाहते हैं, अपनी आय वृद्धि करना चाहते हैं, वो ज़रूर इस तरह के जो विकल्प उनके सामने हैं उसके लिए जाएं और उसके लिए तमाम जानकारियां पुस्तक के रूप में उपलब्ध हैं। तो ज़रूर इस पुस्तक को खरीदें और तमाम जानकारी हासिल करके अपनी आय बढ़ाएं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। अब आइए रुक करते हैं कृषि शिक्षा भाग का, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं बर्ड फ्लू से संबंधित। डॉक्टर यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। जी डॉक्टर यादव, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये बर्ड फ्लू होता क्या है और ये किस तरीके से जो है वो फैलता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मुर्गी पालकों को कि बर्ड फ्लू, जिसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा रोग के नाम से भी जानते हैं, यह एक मुर्गियों में होने वाला एक बहुत ही घातक रोग है जी। और इसमें ये देखा गया है कि इस रोग के जो कारक हैं जिनसे ये फैलता है, इसके विभिन्न उप प्रकार हैं और इन उप प्रकारों में से H5N1 सबसे ज्यादा घातक है। अन्य उपकार भी मुर्गियों में बीमारी पैदा कर सकते हैं और मुख्य बात यह है कि यह एक विषाणुजनित बीमारी है, यानी कि वायरल डिजीज है और यह बीमारी मुर्गियों में बहुत तेज गति से फैल सकती है। और इसमें यह देखा गया कि इस बीमारी को हम जूनोटिक डिजीज भी बोलते हैं, जिसमें ये इंसानों में भी बीमारी पैदा कर सकती है। और इस बीमारी का जो मुख्य फैलने का कारण यह है कि जब यह पक्षियों में या मुर्गियों में जब इसका प्रकोप हो जाता है तो ये संक्रमित जो मुर्गी हो जाती है इस रोग से, उससे जो स्वस्थ मुर्गी है उनमें इसका फैलाव मुख्य कारण है कि ये उनके मल त्याग से हो सकता है या उनके जो आंख और नाक से जो स्राव निकलता है, पानी निकलता है, उससे भी दूसरे पक्षियों को जो उनके साथ रहते हैं उनमें हो सकता है। साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि पक्षी के उनके जो डायरेक्ट कांटेक्ट, जो स्वस्थ पक्षी है, जो बीमार पक्षी के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी जो पक्षी आ जाते हैं, उनसे भी ये बीमारी एक पक्षी से दूसरे पक्षी में फैल सकती है। और साथ में यह भी बताना चाहूंगा कि ये बीमारी अगर जो पक्षियों के साथ काम करने वाले इंसान हैं उनमें भी इस बीमारी का प्रकोप हो सकता है। इसलिए इसको हम जूनोटिक डिजीज के रूप में
इसमें जाना जाता है इसको। डॉक्टर यादव, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? कैसे पता चलता है कि हमारी जो मुर्गी है उसको बर्ड फ्लू हुआ है, या फिर अगर कोई इंसान इस तरीके के कांटेक्ट में आ जाए तो कैसे पता चलेगा हमारे अंदर भी कि इसके लक्षण क्या हैं? हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि यदि मुर्गी में इस बीमारी का प्रकोप हो गया है तो मुर्गी में कुछ एक लक्षण हैं जो हमें इस बीमारी के बारे में पुष्टि करने के लिए सहायक होते हैं। जैसे कि अगर ये बीमारी मुर्गी में लग गई है तो मुर्गी के अंदर खांसने की आएगी शिकायत, छींकने की आएगी, उसके साथ उनके सांस लेने में भी थोड़ी तकलीफ होगी, सांस के साथ साथ उनके मुंह पर सूजन दिखाई देगी और साथ में मुंह के ऊपर नीलापन भी आ जाएगा। और साथ में मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जो ग्रसित मुर्गियां हैं उनमें दस्त लग जाते हैं पानी जैसे। और साथ में ये भी देखा गया है कि मुर्गियों की जो कलकी होती है और उसके साथ वटल्स, उनके अंदर एक प्रकार से नीलापन आ जाता है और उनमें सूजन भी आ जाती है। साथ में एक इम्पोर्टेंट इसमें सिम्टम है मुर्गियों में कि जो इनके पैर होते हैं मुर्गियों के, उसमें नीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि मुर्गियों में बहुत तेज गति से मृत्यु दर होने लगती है, जो कि अन्य बीमारियों की बजाय इसमें ज्यादा तेज गति से होती है। ये बात तो हो गई है मुर्गियों में इस बीमारी के लक्षण की। इसी प्रकार से ये मनुष्यों में भी बीमारी जब पैदा करती है इस रोग से, तो जो इंसान है उनके अंदर इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं, जिसके अंदर एक प्रकार से नाक से पानी आना, सिर दर्द होना, बुखार होना और उसके साथ साथ आंखों में भी एक प्रकार से जलन होना और मांसपेशियों में भी इससे एक प्रकार से दर्द होने लगता है। ये मुख्य लक्षण है इंसानों में। तो काफी इस प्रकार से मुर्गी पालक खास करके अपनी मुर्गियों में अगर इस टाइप के लक्षण दिखाई दें तो उनको तुरंत ये सोचना चाहिए कि हमें ऐसी बीमारी तो नहीं है कि हम इसको एवियन इन्फ्लुएंजा ही है, और इसको तुरंत एक प्रकार से सूचित करें। जो एजेंसी है, जो जिला पशु चिकित्सा अधिकारी है, उसको इसके बारे में बताएं कि मेरे मुर्गी फार्म में ऐसे ऐसे मुर्गियों के अंदर लक्षण दिखाई दे रहे हैं और मृत्यु दर भी बहुत तेज हो रही है। ऐसे में अपने को टाइम रहते ही एक्शन लेना पड़ता है। तो डॉक्टर यादव, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी वैक्सीनेशन के बारे में। इसकी क्या किसी तरीके के कोई टीकाकरण जो है वो मुर्गियों में लगाया जा सकता है अगर पता चल जाए कि जो मुर्गियां हैं उनको बर्ड फ्लू है? जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि अपने देश में भारत सरकार के नियम कायदे कानून के अनुसार अभी इसका टीकाकरण अपने देश में इसको सही नहीं माना गया है और अभी तक इस बीमारी का टीकाकरण अपने देश में नहीं हो रहा है। इसके कुछ कारण की वजह से अभी ये टीकाकरण अपने देश में भी अलाउ नहीं किया गया है। और इसका बस मेन तो यही है कि हम इससे एक प्रकार से मुर्गियों को बचाएं कैसे, इसी बात के ऊपर इसका मुख्य बचाव का एक साधन बचा हुआ है अपने पास और उसी पर जोर देना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही सहायक हो सकते हैं। जी, तो क्या बचाव है इसका? जी, ये सुझाव हैं जैसे कि मुर्गी पालक अपनी मुर्गियों को बर्ड फ्लू जैसी बीमारी उनके फार्म में न आने पाए, इन सुझावों पे ही ज्यादा केंद्रित करना चाहिए ताकि अपनी ऐसी नौबत न आए कि ये बीमारी आ गई है और उसमें बहुत ज्यादा मुर्गी पालकों को हानि उठानी पड़े। तो इसमें चाहिए क्या कि मुर्गी पालक अपनी मुर्गियों को अपने मुर्गी फार्म पे सबसे पहला है कि जो गेट बना हुआ है उस पे एक फुट डिप का मतलब है कि वहां पर एक पानी का छोटा सा वो बनाए जिसमें जब कोई भी व्हीकल उससे गुजरेगा या कोई व्यक्ति उसमें से गुजरेगा तो उसमें हम कुछ दवाइयां डालते हैं एंटी माइक्रोबियल एंटी वायरल बीमारी को बताने के लिए। तो वो उसमें अगर डालेंगे तो वो जो पैर उसमें टिक करके जाएंगे तो जिससे कि बीमारी अंदर फार्म में न जाने पाए। दूसरा, प्रवासी पक्षियों की वजह से अपने देश में बहुत ज्यादा फैल रहा है तो इसमें अपने को चाहिए कि दाने के बर्तन हैं जो फार्म के बाहर रखे हुए हैं उनको अच्छी तरह ढककर रखें, या पानी के बर्तन हैं जिसमें किसी तरह भी कोई कौवा या कोई अन्य पक्षी उसके संपर्क में न आने पाए। तीसरी बात यह है कि जो काम करने वाले व्यक्ति हैं फार्म में
उनकी हाइजीन का विशेष ध्यान रखें। उसमें ये पाया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब बाहर से आ रहा है फार्म के अंदर, तो पहले तो जो फार्म में फुट डीप गेट बना हुआ है उसमें अपने पैरों को उसमें टच करके अंदर की फार्म में आए। उसके साथ जो फार्म में बने हुए कपड़े हैं वो फार्म के अंदर पहने और जो पहनकर बाहर से आए उनको उतार दें। तो इसी प्रकार अपने फार्म में काम करने के लिए एक प्रकार से शू कवर का इस्तेमाल करें या गम बूट का इस्तेमाल करें, ताकि वो एक प्रकार से संक्रमण फार्म में न फैला पाए। उसके साथ जो वर्कर्स हैं वो अपने फार्म में काम करने से पूर्व में अपने हाथों को साबुन से अच्छी प्रकार से धो लें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कोई भी विषाणु है, खास करके बर्ड फ्लू जैसा विषाणु या कोई अन्य बीमारी का विषाणु मुर्गी फार्म में न जाने। साथ में जो दाने के बर्तन हैं और पानी के बर्तन हैं उनके भी हाइजीन का विशेष ध्यान देना जरूरी है। और साथ में ये भी जरूरी है कि जो फार्म है उसके आसपास की जो जगह है उसको स्वस्थ बनाए रखें और उसमें किसी प्रकार का जो दाना है वो बाहर में दिखाई दे, क्योंकि इससे प्रवासी पक्षी उस दाना को खाने के लिए फार्म के पास आएंगे और उससे बीमारी फैला सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब भी कोई ऐसी बीमारी आए तो उसमें ये हमें चाहिए कि कोई भी वर्कर उसमें काम कर रहे हैं उनको अपने मास्क पहनकर रखने जरूरी है। साथ में ये जरूरी है कि वो अपने हाथों को भी सुरक्षित रखें, तो उसमें ग्लव्स भी पहनने जरूरी हैं। ये एहतियात करना फार्म के जो वर्कर्स हैं उनकी बहुत जरूरी है, ताकि इस बीमारी से पक्षियों को भी एक प्रकार से संक्रमित होने से बचा सके और साथ में खुद भी अपनी जो बीमारी से संक्रमण का जो खतरा उनको बना हुआ उससे वो बच सके। तो मुख्य बात ये है कि मुर्गी पालकों को इस बीमारी में मेन है कि हमें हाइजीन, बायोसिक्योरिटी, जैव सुरक्षा के उपायों पे बहुत अधिक ध्यान देना है और साथ में इस बीमारी के जो बताए गए उपाय हैं उनको सुदृढ़ रूप से अपनाना है और समय समय पर उनको और भी अधिक गति से तेज करना है। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से कोरोना में हम पूरा सैनिटाइजेशन का ख्याल रखते हैं, ठीक उसी तरीके से आपने बर्ड फ्लू में भी अपना पूरा ख्याल रखना है, अपने हाथ पाँव को अच्छी तरीके से धो के रखना है। जब आप मुर्गी बाड़े में काम के लिए जा रहे हैं तो आपने अपने मास्क को और ग्लव्स को हमेशा पहन के रखना है। खुद का भी बचाव कीजिए और साथ ही जो हमारी मुर्गियाँ हैं उनका भी बचाव कीजिए। चलते चलते डॉक्टर यादव, एक प्रश्न आपसे मेरा ये रहेगा, क्या मुर्गी मांस और अंडे को ठीक से पकाने के बाद भी क्या ये इंसानों में बर्ड फ्लू फैल सकता है, और मुर्गी मांस अंडा ठीक से पक गया है ये किस तरीके से पता किया जाएगा? संक्षेप में मैं चाहूंगी आप इसका उत्तर दें। ये आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल किया है, क्योंकि मुर्गी पालक या आम आदमी इस बात से बड़ा भयभीत है कि ऐसे में हम मुर्गी के अंडे खाएं या न खाएं। तो मेरा इसमें सुझाव ये है कि ये वायरस मुर्गी के मांस या अंडे को अच्छी तरह उबाल लेते हैं तो पूरी तरह नष्ट हो जाता है। और अपने देश में तो पकाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, जिसमें हम बहुत हाई टेम्परेचर पे कुकिंग करते हैं। तो मेरा ये कहने का है कि मुर्गी का मांस पूरी तरह पका हुआ है, अच्छी तरह पका हुआ, अंडा भी अच्छी तरह पका हुआ है, जिसके अंदर हम 70 डिग्री जो तापमान है, सेंटीग्रेड तापमान है, उस पर 20 से 30 मिनट तक अगर मुर्गी मांस या अंडे को हम रखते हैं उस टेम्परेचर पे, तो ये पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तो इसमें ये पाया गया है कि किसी प्रकार से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अंडा और मुर्गा पूरी तरह पका करके खाया गया है तो ऐसा कोई भी अभी तक कोई केस नहीं आया है जब पके हुए और अंडे या मुर्गी मांस से इंसानों में ये बीमारी फैलाए, ऐसा अभी तक कोई केस नहीं आया। साथ में मैं ये बताना चाहूंगा, क्योंकि दूसरा भाग आपका प्रश्न का था कि हम कैसे पहचाने कि मुर्गी का जो मांस है वो पूरी तरह पका हुआ है या अंडा पका हुआ है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि मुर्गी का जब मांस पक जाता है तो उसमें जो अंदर का भाग है मांस का वो पूरी तरह एक प्रकार से उसमें पिंक जो कलर है वो गायब हो जाता है। तो पिंक कलर गायब हो जाना, और हमें ये चाहिए कि हमें 70 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर हम रखेंगे 30 मिनट तक, तो ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपने पूछा कि अंडा का कैसे पता चलेगा, तो आपने देखा होगा कि अंडे के 2 भाग हैं, सफेद और पीला। पीला को हम योक बोल देते हैं। जब आप अंडे को उबालते हैं तो जो
पीला भाग है जी उसमें ये अपन एक प्रकार से सुनिश्चित करें कि पीला का जो भाग है वो पानी जैसा न रहे, वो चिपचिपा न रहे, वो एक ठीक है। प्रकार से सॉलिड जो है वो हो टाइप का जाए। गोल गोल के रूप में, बाल के रूप में दिखाई दे, तो इसका मतलब ये पूरी तरह पक गया। पका हुआ है बिल्कुल। और इसके अंदर सुरक्षित है कि हम उसको खा सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर यादव, आप हमारे साथ जुड़े और इसके संबंध में आपने इतनी अहम जानकारियां जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने बर्ड फ्लू से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए बढ़ते हैं आगे, एक नजर डालते हैं सांस्कृतिक झलक पर और देखते हैं इस भाग में क्या कुछ खास है आपके लिए। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कृषि परिक्रमा कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। टीवी किसान, बदलते भारत की शान।
आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखती हैं? मैं गोल्ड ज्वेलरी हमेशा BIS लाइसेंस्ड ज्वेलर से ही लेती हूँ, और वो भी बिल के साथ। मैं ज्वेलरी पर हॉलमार्क और सोने की शुद्धता जैसे 22 कैरेट के लिए 22 के 916 जरूर चेक करती हूँ। मैं बिल पर 22 कैरेट और ज्वेलरी पर 22 के 916 अंकित है या नहीं, ये चेक किए बिना नहीं खरीदती। सोना खरीदते समय ये सब जरूर देखें, ये सोने की शुद्धता की गारंटी है।